Hello guys, welcome to Avyan IAS Academy. I am Vedveer and we are preparing for UGC NET Commerce Management and PGT Commerce. तो guys कैसे हो आप सब लोग? हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. एंड गाइस हम लोग का नोटिफिकेशन आ गया है तो इसलिए यूजीसी ने हमको बिल्कुल ही शॉक कर दिया है. सो आप लोग शॉक मत होइए. जितना भी हमने प्रिपरेशन करी है उस प्रिपरेशन को आप रिवाइज करते रहिए और जो भी हमारी यूनिट रह गई है उनको हम जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे. और इसके बाद हम लोग जो वो एमसीक्यू, मॉक टेस्ट और डाउट सेशन पे आ जाएंगे. तो जितना भी हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कवर करा है, तो जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. और प्रीवियस क्लासेस की जो हमारे वीडियो हैं उनको आप देखते रहिए. उनमें जो भी क्वेरी, जो भी डाउट्स हैं आपके, तो वो आप इनको जो है कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हैं, ताकि हम अपनी जो अपकमिंग वीडियोस है उसमें आपके जो डाउट्स हैं उनको कंसीडर कर सकें और आपको एक लर्निंग के लिए बेटर प्लेटफॉर्म आपको कनेक्ट कर सके. सो गाइस, आप लोग के लिए जो फॉर्म है वो आपके ओपन हो गए हैं. तो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो फॉर्म को फिल करें और उसमें जो भी क्वेरी आ रही है फॉर्म फिल करने में या कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हैं और हमारी जो वेबसाइट है, जो लिंक है, उस पर भी आप जो वो कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो चलिए आज जो वो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें लास्ट क्लास पे हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग का सारा जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा. ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या होता है. देखो, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस कई बार सीक्वेंस करने के लिए पूछा गया है और ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताए थे, फॉर्मल स्ट्रक्चर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है. डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो इसमें से कई बार आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं. ठीक है, जैसे मैट्रिक्स का पूछ लेगा आपका, मैट्रिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट. ठीक है, लाइन बताया मैंने आपको, लाइन एंड स्टाफ बताया, तो प्रोजेक्ट मैट्रिक्स आपको बताया. तो इसमें से कई बार आपके क्वेश्चन आपके आ जाते हैं. चलिए, तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपको बता ही दिए कौन कौन से: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. ठीक है, तो इसमें मैंने आपको प्लानिंग बताया, ऑर्गेनाइजिंग बताया, स्टाफिंग बताया, डायरेक्टिंग बताया, कंट्रोलिंग बताया. लेकिन डिटेल्स में हमने कौन कौन से करे हैं? प्लानिंग हमने कर लिया है और ऑर्गेनाइजिंग हमने कर लिया है. ठीक है, उसके बाद स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये चीजें अभी हमारी पेंडिंग है, ये चीजें अभी हमें करनी है. ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी. ठीक है, क्या देखनी पड़ेंगी? जैसे डेलीगेशन हमारा क्या होता है और किस तरीके से हमारी जो अथॉरिटी, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीज़ें क्या होती है, इसके हिसाब से हम अपना जो टास्क है उसको डिवाइड करेंगे. देखिए, अब वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि टास्क आपने डिवाइड कर दिए. ऑर्गेनाइजिंग में प्लानिंग कर लिया आपने, प्लानिंग करने के बाद आपने ऑर्गेनाइजिंग कर ली. ऑर्गेनाइजिंग जब आप करोगे तो उसके साथ साथ में आप क्या करोगे? अपनी जो अथॉरिटी, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं उनको आप डेलीगेट करोगे. ठीक है, यहां पर डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? डेलीगेशन किस चीज की होती है? अथॉरिटी की होती है. यहां पर इसका मतलब होता है कि जो अपनी अथॉरिटीज हैं वो सबऑर्डिनेट को दे दो. आप अपनी अथॉरिटीज है, जैसे कहते हैं ना कि आपने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर दिया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने जो अपनी अथॉरिटी है वो किसको दे दी? अपने सबऑर्डिनेट को दे दी और उसको बोल दिया कि भैया आप अपने हिसाब से डिसीजन ले लीजिए. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. अब सारे काम आप खुद तो नहीं कर सकते. आपने क्या कर दिया? अपने जो सबऑर्डिनेट है उनको बोल दिया कि भैया ये काम कर देना आप. तो इसका मतलब क्या है? आपने उनको अथॉरिटी दे दी, काम करने की परमिशन दे दी कि भैया आप काम करो. उसने आगे काम दे दिया. तो ये चीज मतलब आप जो वो अपने कर सकते हो. तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि आपके पास एक स्पेसिफाइड लिमिट रहेंगी और उस लिमिट में रह के आप अपनी जो पावर है वो अपने सबऑर्डिनेट को दे देते हो. यहां पर बात किसकी हो रही है? मेरी और आपके बीच में हो रही है. मेरे पास कोई काम आया, मेरे पास कोई अथॉरिटी है, मैंने आपको बोल दिया कि भाई ये काम जो वो आप कर लेना. मैनेजर ने असिस्टेंट मैनेजर को बोल दिया कि भैया चलो ये काम देख लेना और इस तरीके से वो कर देना. असिस्टेंट मैनेजर ने टीएल को बोल दिया कि भैया ये काम कर देना और ऐसे कर देना. अब टीएल ने फिर आपको बोल दिया. ठीक है, तो यहां पर डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी. ये चीज आप ध्यान रखना, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. ठीक है, डाउनवर्ड, ये डेलीगेशन जो होता है वो हमेशा डाउनवर्ड ही होता है, ये अपवर्ड नहीं होता. आप अपने बॉस को अथॉरिटी दे सकते हो? ठीक है, नहीं दे सकते. लेकिन आपके जो सबऑर्डिनेट है उनको दे सकते हो आप. ठीक है, डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी. ठीक है, और जहां पर एक जो सुपीरियर और जो सबऑर्डिनेट है
उनके बीच में एक जो है लिमिट आपकी रहती है, ताकि हम इफेक्टिव फंक्शनिंग अपनी कर सकें और जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारा जो गोल है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, उसको हम सही तरीके से परफॉर्म कर सकें। तो इसके लिए जो ये चीजें हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। वहां पर हमें चीजों को देखना पड़ता है कि हम अपनी फंक्शनिंग को इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करें और अपना जो टास्क है उसको टाइम पर हाई प्रायोरिटी के साथ में कैसे एक्टिविटीज को डिजाइन करें। मैं आपको अथॉरिटी क्यों दे रहा हूं? ताकि अपनी जो एक्टिविटीज है वो अपना आप टाइम पे कंप्लीट करके दे सको। भाई मुझे मेरे बॉस ने काम दिया, मैंने आपको काम दे दिया, मेरे नीचे आप काम कर रहे हो। वो जो वहां पर हमने नेटवर्क तैयार किया था, वो नेटवर्क हमने इसीलिए तैयार किया था ताकि हम काम को आगे डेलीगेट कर सकें, हम काम को आगे बता सकें कि भाई इस तरीके से आपको काम करना है और ऐसे आपसे काम आपको करना है। तो उसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज दैट कि आपको इफेक्टिवली मैनेज करना है, इंप्लॉय की डेवलपमेंट करनी है, आपको मोटिवेट करना है, ग्रोथ एंड कोऑर्डिनेशन आपको करना है, तो आपको डेलीगेशन आपको करना पड़ेगा। इंप्लॉय है, उसको मोटिवेट करना है, वही उसको काम दोगे तो वो आपका मोटिवेट होगा। आप उसको पावर दो, ठीक है, उसको अथॉरिटी दो काम करने के लिए, तो वो काम को करेगा। ठीक है, अब आपने काम दे दिया, अथॉरिटी नहीं दी, तो वहां पर आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, एक एम्प्लॉय की डेवलपमेंट के लिए उसको जो है अथॉरिटी देना हमारे लिए जरूरी होता है। ठीक है, आपके जो सबॉर्डिनेट हैं उनको आप काम दो, ठीक है, ताकि वो काम करें और उससे हमें पता चले कि भाई उनमें कितनी पावर है, उतनी कितनी कैपेसिटी है, ठीक है, किस तरीके से वो काम को करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं अपने काम को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए। अब आप एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता, ठीक है। अब मान लो हम टीएल है, टीएल के पास भी बहुत सारे काम होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर के पास भी बहुत सारे काम होते हैं, मैनेजर के पास भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो इसके अलावा भी जैसे जो हमें फंक्शनिंग दी जाती है, जैसे हम टीचर्स हैं, टीचर्स को पढ़ाने के अलावा भी बहुत सारे काम रहते हैं। ठीक है, जैसे मार्क्स को कंपाइल करना और जैसे आपके असेसमेंट करना, इवेल्यूशन वगैरह करना, ये सारा काम आपका देखना, पेपर सेट करना, क्वेश्चन पेपर आपके फ्रेम करना, तो वो सारा और भी कई सारे काम आपके रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करते हो कि मतलब अपना जो टास्क है उसको आप क्या कर देते हो, डेलीगेशन कर देते हो, उसको आप डेलीगेट कर देते हो किसको, सबऑर्डिनेट को। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें हमारी आती है तीन चीजें। डेलीगेशन में आपकी आएंगी तीन चीजें, कौन कौन सी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अब ये अथॉरिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, बताइए भाई। अथॉरिटी क्या होती है, पावर टू डू वर्क। आपके हाथ में कोई पावर है किसी काम को करने की या किसी काम को रुकवाने की। मान लो कोई काम हो रहा है, आपके पास पावर है कि हाँ भैया आपको ये काम नहीं करना है। वो मेरी बात आप कब मानोगे, जब मेरे हाथ में कुछ पावर होगी। ठीक है, मैं किसी पोजीशन पे हूं, मेरी कोई पावर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट टू टेक डिसीजन इन ऑर्डर टू गाइड द एक्टिविटी ऑफ द अदर। मतलब आप सामने वाले की एक्टिविटीज को आप गाइड कर सको, आप उसको मना कर सको या आप उसको बोल सको कि हाँ भाई इस तरीके से आपको काम को करना है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि भाई आपके पास किसी डिसीजन को लेने का जब आपके पास हक आ जाता है, पावर आ जाती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अथॉरिटी बोल देते हैं। अथॉरिटी डिटरमाइन द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, है ना। इससे आपका जो सुपीरियर और जो सबऑर्डिनेट है उनका रिलेशनशिप आपके पास रहेगा। ठीक है, हम दूसरे की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई मेरे पास ये अथॉरिटी है, आपको ये काम करना है या आपको ये काम नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज मतलब कल से आप लोग टाइम पे आ जाना। ये बात मैं कब बोल सकता हूं, जब मेरे पास पावर है, मेरे पास कोई अथॉरिटी है। अब मान लो आप दोनों एक दूसरे को बोल रहे हो कल से टाइम पे आ जाना, तो फिर तुम क्या बोलोगे, तू मेरी बॉस लग रही है, खुद तो टाइम पे आ जाया कर पहले। ठीक है, तो आप एक दूसरे की बात नहीं मानोगे, लेकिन यही बात आपका बॉस बोले तो आप बोल सकते हो बॉस लग रहे हो, हाँ लग रहा हूं भैया। ठीक है, तो यहां पर ये जो चीजें हैं आप किसकी बात मानोगे, अपने बॉस की बात मानोगे। क्यों, क्योंकि उसके हाथ में पावर है, हम उसके अंडर में काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके पास पावर है कि वो आपके जो एक्टिविटीज हैं उनको गाइड कर सके, आपको जो बाकी की जो चीजें हैं उनको बता सके कि भाई आपको किस तरीके से काम को करना है। ठीक है, इसके साथ साथ लॉ एंड रूल्स आपको मेंटेन करना, रेगुलेशन बनाना, ये सब आपका किसके ऊपर आता है, अथॉरिटी के ऊपर आता है। ठीक है, और अथॉरिटी हमेशा कैसे जाती है, डाउनवर्ड जाती है। अथॉरिटी हमेशा डाउनवर्ड फ्लो होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ऑब्लिगेशन टू नीड टू बी परफॉर्म। जब आप काम करोगे तो आपको कुछ ऑब्लिगेशन भी दिए जाएंगे, आपको कुछ टास्क दिए जाएंगे। आप मान लो पावर दे दी आपको लेकिन टास्क नहीं दिया, तो उस पावर का क्या करूं, सर में मारूं, तो वो यूजलेस है आपके। काम दे दिया लेकिन पावर नहीं दी,
काम दे दिया लेकिन पावर नहीं दी, तो आप कैसे करोगे? वो आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहां पर आपको देखना है कि भाई जो भी ऑब्लिगेशन है आपके, सबऑर्डिनेट आपका काम जो है वो प्रॉपरली कर सके, उसको ड्यूटीज आपको असाइन करनी पड़ेंगी और आपको ये देखना पड़ेगा सबऑर्डिनेट की जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आपको पूरी करनी पड़ेगी, उसको टास्क देना पड़ेगा, तभी तो वो अपनी अथॉरिटी को यूज करेगा। अब टास्क ही नहीं है, अथॉरिटी है आपके पास, ठीक है, तो ये चीजें आपके इसमें रह जाती है। तो यहां पर कुछ नेसेसरी अथॉरिटीज होती हैं अपने काम को करने के लिए। जैसे ही काम आता है उसके साथ साथ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी के साथ साथ आ जाती है। उसके बाद है आपका अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? आंसरेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी को हम आंसरेबिलिटी भी बोल देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने मान लो आस्था को काम दिया, अब ये इनकी जिम्मेदारी बन जाती है, इनकी जवाबदेही बन जाती है कि भैया काम हुआ नहीं हुआ मैं इनसे पूछूंगा, काम हुआ नहीं हुआ मैं इनसे पूछूंगा, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी इंप्लाइज द बीइंग अकाउंटेबल फॉर द फाइनल आउटकम। अब जिम्मेदारी किसके ऊपर डालोगे, आंसरेबिलिटी किसके ऊपर डालोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई मैंने आपको काम दिया था तो मैं तो इनसे पूछूंगा, बाकी से मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। अब चाहे आप खुद करते चाहे आप औरों से करवाते, मुझे इससे कोई मतलब थोड़ी है। आप ये नहीं कह सकते कि सर मेरे से क्या पूछ रहे हो, इससे पूछो, आप ऐसा नहीं कह सकते। वो जिम्मेदारी आपकी थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी, आपको आंसर करना है कि काम क्यों नहीं हुआ। आप इनसे पूछो, मैं इनसे थोड़ी पूछूंगा, आप इनसे पूछोगे, ठीक है। तो यहां पर ये कहता है व्हेन ए सुपीरियर असाइन द वर्क टू अ सबऑर्डिनेट ही और शी इज आंसरेबल टू द सुपीरियर फॉर हिज आउटकम। मान लो ए ने बी को कोई काम दिया और बी ने काम सी को दे दिया। अब ए ने काम दिया बी को, तो इसने अथॉरिटी भी दे दी और उसके साथ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी, ठीक है। अब बी ने काम दे दिया सी को, तो ए पूछेगा बी से और बी पूछेगा सी से। ए को सी से मतलब नहीं है कोई, और ना ही सी को ए से मतलब है, तो इसलिए ए जो है वो किससे पूछेगा, बी से पूछेगा कि भैया मैंने आपको काम दिया, काम हुआ कि नहीं हुआ। अब आप पूछोगे, बी पूछेगा सी से कि मैंने आपको काम दिया था वो हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अब मान लो सी के गलती की वजह से वो काम नहीं हुआ, तो क्या सी की गलती की वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, आपकी आंसरेबिलिटी खत्म हो गई? नहीं, आप अभी भी आंसरेबल रहोगे, क्योंकि वो जिम्मेदारी आपकी थी, वो आंसरेबिलिटी आपकी थी। क्यों काम नहीं हुआ, इसका आंसर मुझे आप दोगे। ए बी से पूछेगा और बी को आंसर करना पड़ेगा, और सी जो मतलब जो है बी जो वो किससे पूछेगा, सी से पूछेगा, और सी जो वो अपने इमीडिएट बॉस को लेकर आंसर करेगा। आपकी जो आंसरेबिलिटी रहती है वो इमीडिएट बॉस को लेके होती है, बाकी लोगों को लेके आपकी आंसरेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो बी बताएगा, सी बताएगा बी को और बी बताएगा ए को, ए का सी से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। देखिए, तो यहां पर एक कंपैरिजन है आपका अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में। देखिए, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, राइट टू कमांड। आपके पास कोई पावर है कमांड देने की, ठीक है, आपके हाथ में कुछ ऐसी मतलब जो है ऐसी पावर आ गई है जिसको आप इजीली कमांड कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कि भाई क्या क्या चीजें आपकी हैं, ठीक है। इसके बाद आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइनमेंट टास्क। मतलब आपका जो असाइन टास्क है, मतलब आपको जो टास्क असाइन किया गया है वो आप किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, ठीक है। आपको क्या क्या टास्क दिया गया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी, और आप जो है ऑब्लिगेशन क्या परफॉर्म करना है आपको, टास्क आपको क्या दिया गया, क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको परफॉर्म करनी है, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, जो आपका फाइनल आउटकम है या जो डिजाइन टास्क आपको दिया गया था उसको आंसर करना, उसको फाइनल आपको आउटकम करना, ये चीज आपकी किस में आ जाएगी, आंसरेबिलिटी में आ जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, ये आपकी फॉर्मल पोजीशन की वजह से अथॉरिटी आपके पास आती है। आप किसी पर्टिकुलर फॉर्मल पोजीशन में हैं, जब तक पोजीशन में रहेंगे तब तक आपके पास अथॉरिटी रहेगी, ठीक है। जब तक आप किसी पोजीशन में रहेंगे तब तक आपके पास अथॉरिटी रहेगी उस काम को करने के लिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपकी अथॉरिटी के साथ। अथॉरिटी आई है इसलिए आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, अथॉरिटी के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है।
आप ये नहीं कह सकते भैया हम तो अथॉरिटी लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम लेंगे ही नहीं। नहीं, जब आपने अथॉरिटी ली है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी बन जाती है। डेजिग्नेशन के साथ साथ आपकी अथॉरिटी आ जाती है और अथॉरिटी के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, अराइज फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपकी आंसरेबिलिटी भी आ गई। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपकी आंसरेबिलिटी भी आ जाती है और उसके हिसाब से आप आंसर भी करोगे। ठीक है, तो देखो आपके पास एक अथॉरिटी आ गई। अथॉरिटी क्यों आई? एक फॉर्मल पोजीशन की वजह से, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर फॉर्मल पोजीशन पे थे, एक पोजीशन आपके पास थी, इसलिए आपके पास अथॉरिटी आई है। पोजीशन नहीं रहेगी, अथॉरिटी खत्म, अथॉरिटी खत्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म। पोजीशन नहीं है तो आप काय की अथॉरिटी रह जाएगी, आपके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी। अब आप गाइड थोड़ी कर सकते हैं, अब आप इंस्ट्रक्ट थोड़ी कर सकते हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों आई है आपके पास? अथॉरिटी की वजह से आई है। और अकाउंटेबिलिटी क्यों आई है? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। अब आप देखो, डेलीगेशन किसको कर सकते हो? आप अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हो। मेरे पास कोई पावर है, उसको मैंने आपको बोल दिया कि भाई आप, मैं कह रहा हूं ना ये काम आप कर देना, आपको ये काम करना है, मैंने काम अपना आपको दे दिया। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी डेलीगेट नहीं कर सकते हो, थोड़ी सी आप कर सकते हो। भाई जिम्मेदारी मेरी थी नो डाउट, लेकिन कुछ जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है ना। मान लो मैंने आपको काम दे दिया तो कुछ जिम्मेदारी तो आपकी भी बनी। जिम्मेदारी को कुछ हद तक आप डेलीगेट कर सकते हो, पूरी नहीं, कुछ हद तक आप डेलीगेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है वो कभी भी डेलीगेट नहीं हो सकती है। मैंने आपको काम दे दिया, इससे मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है, और ना ही मेरी आंसरेबिलिटी खत्म हो गई कि मेरे से क्या पूछ रहे हो, इनसे पूछो। मैं ऐसा जवाब नहीं दे सकता हूं। तो आंसरेबिलिटी का मतलब क्या है? आंसरेबिलिटी का मतलब होता है आपको हमेशा अपने इमीडिएट बॉस को फाइनल आउटकम के लिए आंसर करना पड़ेगा, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा अपने इमीडिएट बॉस को। तो आंसरेबिलिटी कभी भी आपकी डेलीगेट नहीं होती है। मैं आपको बोल दूं कि भाई मैं अपने नीचे वाले पर्सन को नहीं बोल सकता कि भाई आप मेरे बॉस को जाके बता देना, ऐसा नहीं बोल सकता। मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो गई, मेरी जवाबदेही खत्म नहीं हो गई है। जिम्मेदारी मैंने शेयर कर ली आपके साथ में, लेकिन मेरी जो आंसरेबिलिटी है वो खत्म नहीं हुई। आंसरेबिलिटी तो मेरी ही रहेगी, आंसरेबिलिटी तो मेरी ही रहेगी। मुझे ही अपने बॉस को जवाब देना पड़ेगा कि भाई साहब काम क्यों नहीं हुआ। फिर मैं उनको बताऊंगा क्योंकि इनकी तबीयत खराब थी, या ये चीज़ थी, या ये वो चीज़ थी, ये रीज़न था, इसकी वजह से काम नहीं हुआ। फिर वो मुझे बोलेंगे कि भाई आपको ये काम करवाना है और ऐसे करवाना है, ये काम करवाओ, मुझे नहीं पता आप कैसे करवाते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको आंसर करना ही पड़ेगा हर किसी हालत में। ठीक है, तो ये चीजें आपके ऊपर इसमें आ जाती हैं। ठीक है, फ्लो कैसा रहेगा? डाउनवर्ड फ्लो फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। अथॉरिटी आपकी ऊपर से लेके नीचे आती है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो अकाउंटेबिलिटी होती है ये हमेशा नीचे से लेके ऊपर तक जाती है। आप हमेशा अपने जो ऊपर का जो सुपीरियर पर्सन है, आपके जो बॉस हैं, आप उनको जाके रिपोर्ट करोगे, उनको जाके अपना बताओगे कि भाई हमारी ये कहानी है और ये हमारा फाइनल आउटकम है। ठीक है, आप अपने बॉस से पूछ सकते हो कि हाँ भैया काम क्यों नहीं करा? नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते? क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। भैया आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि आप अपने बॉस को जाके पूछ सको भैया आपने काम किया, अब हमसे क्या पूछ रहे हो? आपका खुद का काम था, खुद ने क्यों नहीं करा? आप ये चीजें नहीं पूछ सकते क्योंकि आपके पास इस चीज की अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, जहां पे अथॉरिटी नहीं है तो वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों आती है? अथॉरिटी की वजह से। अथॉरिटी क्यों आती है? पोजीशन की वजह से। ठीक है, पोजीशन खत्म, अथॉरिटी खत्म, अथॉरिटी खत्म तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म। भाई मैं जिस डेजिग्नेशन पे हूं ही नहीं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी अपने आप ही खत्म हो गई। पावर खत्म, ऑब्लिगेशन भी खत्म। जब ऑब्लिगेशन ही नहीं है तो अकाउंटेबिलिटी भी खत्म। ठीक है, तो ये चीजें मेरी इसमें आ जाती है। डेलीगेशन से काम क्या होता है हमारा? क्यों हम अपने जो काम है उसको डेलीगेट करते हैं? देखिए, डेलीगेशन से आपका जो रिडक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव वर्कलोड, आपका जो वर्कलोड है वो हमारा धीरे धीरे कम हो जाता है। कैसे कम होगा? अपना जो काम है उसको आप डिवाइड कर देते हैं, अपने जो सबॉर्डिनेट है उनके साथ में अपने काम को, बर्डन जो वो शेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इट रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द ऑफिसर्स। इसके जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे आपका जो वर्कलोड है वो कम हो जाता है। मान लो भाई मेरे पास और कई सारे काम थे, मैंने क्या कर दिया, ये काम इनको दे दिया, तो कम से कम एक काम तो मेरा, मतलब एक सरदर्दी मेरी हटी।
लेकिन पूरी सरदर्दी नहीं हटी है। मुझे ये भी देखना है कि इन्होंने काम किया भी है या नहीं किया। मान लो पता चले मैंने इनको काम दे दिया और इन्होंने भी हवा में ले लिया वो काम, ठीक है, या निगलेक्ट कर दिया उसको, तो ये इनके कह देने से कि सर मैं बीमार थी ये था, तो मतलब ये इनकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इनकी भी बनती है ना, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा मुझे आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर मुझे देखना पड़ेगा, तो इससे हम उनके पावर को और उनको जो वो क्रिएटिव वर्क हम उनको कर सकें और उनको डेली रूटीन शेड्यूल कर सकें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनको टास्क असाइन करने पड़ते हैं, ठीक है। इससे आपका जो एम्प्लॉय है उसमें डेवलपमेंट होगी, मतलब अपना जो टैलेंट है एम्प्लॉय उसको यूटिलाइज कर सकता है। भाई मेरे बॉस ने मुझे दिया तो मतलब उसने कुछ सोच समझ के दिया होगा, मैंने इनको दे दिया तो मैंने भी इनको कुछ सोच समझ के दिया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी इसमें आ जाती है। तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय के जो स्किल्स हैं वो आपके डेवलप हो पाते हैं और एम्प्लॉय अपने स्किल्स को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाता है, ठीक है। इसके साथ साथ क्विक एंड बेटर डिसीजन मेकिंग होती है आपके। भाई आपने काम दे दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि आप नीचे वाले पर्सन काम करेंगे आपके। आपको काम क्या रह गया, आपको ये काम रह गया कि भाई आप उनसे पूछो कि हाँ भाई काम हो गया, तो वो आपको रिपोर्ट करेगा। जाने से पहले मुझे रिपोर्ट करके जाना, बता के जाना कि भाई आप क्या काम किया है अपने पूरे दिन में, तो आप उनको बताओगे, जहाँ पे गलती होगी आप उनको काम को बताओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं, ठीक है भाई। इसके बाद आपका हाई मोरल ऑफ सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट को भी लगेगा हाँ भैया हमें कुछ काम दिया जा रहा है, हालांकि कोई खुश तो होता नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी हम कहने को कह ही देते हैं कि भाई हमारा जो सबॉर्डिनेट है उसके पास कुछ अथॉरिटी कुछ पावर आती है, भी खुद ही फिरेंगे वो भाई मेरे पास पावर है, भाई आई एम द टीएल, मेरे पास भी कुछ पावर है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी आ जाती है। भाई असिस्टेंट मैनेजर को मैनेजर पावर देता है और मैनेजर ने मतलब असिस्टेंट मैनेजर ने आपको टीएल को पावर दे दी या फोरमैन को पावर दे दी, सुपरवाइजर को पावर दे दी और उसने फिर आपको आगे काम दिया। आपके लिए तो बॉस कौन हो गया, आपका टीएल ही हो गया, आपके लिए तो टीएल ही आपका बॉस हो गया और सीईओ तो आपके लिए बहुत बड़ी तोप हो गई, है ना। तो ये चीज़ें मतलब आपकी रहती हैं। बेटर कोऑर्डिनेशन हो सकता है, भाई आपके लिए आपके नीचे 10 लोग काम करे तो 10 लोग का काम डिवाइड कर दो, उनको बोल दो कि भैया ये काम है आपको करना है, मतलब करना है। अब 10 लोग जो है मेरे लिए मतलब 10 टीम, मतलब जो है टीम में 10 लोग काम कर रहे तो उन सबको मैनेज करना ये मेरा काम है, उनसे काम करवाना ये मेरा काम है, अपने बॉस को रिपोर्ट करना ये उनका काम है, टीएल का काम है, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरी इजीली आसान हो जाता है, डिसीजन लेना मेरे आसान हो जाता है, जो ऑफिसर्स होते हैं उनका काम मेरे लिए कम हो जाता है, ठीक है। और जो एम्प्लॉय हैं उनका मोरल बूस्ट हो जाता है, उनको लगता है कि हाँ भाई मतलब जो नए नए स्किल सीखने को मिल रहे हैं, नए नए काम करने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अब देखो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, देखो जब पावर आपके कॉन्सेंट्रेटेड हैंड में आ जाती है, पावर आपके कॉन्सेंट्रेटेड हैंड में आ गए तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रलाइजेशन। मतलब पावर एक टॉप लेवल मैनेजमेंट ने ही, उसके हाथ में ही पावर है, उसने बोल दिया कि भैया घर में चाहे कोई भी चीज़ आओ, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिसीजन होगा वो हम लोग लेंगे, हम लोग के बिना पूछे कोई भी डिसीजन जो वो नहीं लिया जाएगा। मतलब पावर क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड हैंड में टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है, वही डिसाइड कर रहे हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मैनेजमेंट ने ये बोल दिया कि भैया एक काम करो, आप अपने अपने लेवल पे डिसीजन ले लो और उनको बोल दो कि भैया आप अपना अपना चीज़ें जो अपने आप देखो, वो आपका डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, ठीक है। सबको बोल दिया गया कि भाई आप अपने अपने लेवल पे अपनी चीज़ें देखो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द सिस्टमेटिक एफर्ट्स टू डेलीगेट द लोएस्ट लेवल। मतलब यहां पे हम क्या करते हैं, वहां पर सिर्फ मेरे और आपके बीच में बात हो रही थी, डिसेंट्रलाइजेशन है पूरी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में काम डिवाइड कर दो, ठीक है, और उनको बोल दो कि भाई मतलब जो है काम आपका जो वो लोएस्ट लेवल तक आपका डिसाइड कर दो, तो इसमें सारे लेवल आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन आपका लोएस्ट लेवल तक होता है, टॉप टू लोएस्ट लेवल तक, ठीक है। सबको काम दे दिया और सबको बोल दिया भाई अपने अपने लेवल पे आप डिसीजन ले लो। वहां पे सिर्फ मेरी और इनकी बात हो रही थी, ठीक है। अब आप और इनको करोगे तो वो इनकी उनकी बात है, मेरी और आपकी तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे लेवल सिर्फ, वहां पर जो अथॉरिटी और डेलीगेशन की हम बात कर रहे थे वहां पर सिर्फ 2 ही लोग कोऑर्डिनेट थे और यहाँ पर सब लोग कोऑर्डिनेट है, मैंने आपको दिया, इन्होंने आपको दिया, इन्होंने आपको दिया, मतलब आप अपने अपने लेवल पे डिसीजन ले लेंगे, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन मीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है डेलीगेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है,
तो डेलीगेशन जो होता है वो आपका क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज फ्रेमिंग द रिलेशनशिप बिटवीन सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर। दो ही लेवल इसमें इंक्लूड होते हैं, और लेकिन यहां पर आपके जो सारे लेवल जो हैं वो आपके इंक्लूड करेंगे टिल द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, दिस एम्पावर द लोएस्ट लेवल टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द प्रॉब्लम फेस बाय देम एंड विदाउट हैविंग द गो थ्रू द अपर लेवल। मतलब आपको अपर लेवल से मतलब जो चीजें मतलब वो नहीं है, आप अपने अपने लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अपना काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज गिवन टू ऑल द एम्प्लॉय एट ऑल लेवल। हर किसी लेवल के एम्प्लॉय पे आपके जो डिसीजन मेकिंग है वो आपकी हो सकती है। ठीक है, और उसके हिसाब से आपको काम को करना पड़ेगा। जिसकी जैसी जॉब उसका वैसा जॉब हैंडलिंग आपका रहेगा, और उसके हिसाब से आपको टास्क जो वो असाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज कब बोलेंगे, जब हमारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके हाथ में रहेगी, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में रहेगी। तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम सेंट्रलाइजेशन बोल देंगे। ठीक है, समझ आ गया सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जहां पे पावर एक कॉन्सेंट्रेटेड हैंड में रहेंगी, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि पावर आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो गई टिल द लास्ट लेवल, और सब लोग को ये लग रहा है कि भैया हाँ भाई हमारे पास पावर है, हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको काम करना था। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, इससे क्या होता है कि इनिशिएट रहता है, आपके जितने भी सबऑर्डिनेट हैं उनके साथ में आपको इनिशिएट रहेगा, और वो आपके सही तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा और उसके हिसाब से आप अपना काम कर सकते हो। मतलब आपके जो सबऑर्डिनेट है वो काम कर सकते हैं, उनको भी लगेगा हाँ भाई हम अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको जब ये चीजें मैंने आपको बताई थी तो उस टाइम पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लो एक घर में एक फादर हैं जो आपके अर्निंग मेंबर है, और उन्होंने बोला कि भैया ऐसा है इस घर में चाहे चींटी आओ चाहे आओ हाथी, ठीक है, मेरे से बिना परमिशन के कोई भी सामान आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो वहां पर क्या है, पावर आपकी कॉन्सेंट्रेटेड हैंड में। उन्होंने बोला कि अगर कोई भी छोटी सुई भी आएगी ना तो वो भी मेरी परमिशन के बिना नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या है, डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज है, एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में, टॉप लेवल मैनेजमेंट के एक चुनिंदा हाथों में। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल मैंने आपको दिया था, आपके फादर ने बोला कि भैया ऐसा है देखो मेरी उम्र हो गई है और काम मेरे पास बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी रोज रोज की चिकचिकबाजी नहीं सुन सकता हूं। भाई बाहर जाओ तो बाहर की चिकचिकबाजी, घर में आओ तो घर की चिकचिकबाजी। अब एक काम करो, आप ये थोड़े थोड़े पैसे पकड़ो, 10-10 हज़ार रुपये 5-5 हज़ार रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए उन्होंने, और उन्होंने बोला भैया ऐसा है अपने अपने काम आप अपने हिसाब से देखो, अनटिल अनलेस कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं आ जाए तब तक आप मेरे को कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, अदरवाइज आप अपने अपने लेवल पे डिसीजन ले लेंगे। आपको जो करना है आप करो, आपको जो डिसीजन लेने आप अपने अपने हिसाब से जो वो डिसीजन ले सकते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक सबको बोल दिया आप अपने अपने हिसाब से डिसीजन लो, लेकिन आपको ये जो टास्क है ये आपको कंप्लीट करके देना है। अब आप कैसे डिसीजन लेते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब आपने क्या कर दिया, आपने अथॉरिटी और जो पावर है वो सब आपने लोएस्ट लेवल तक आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ऊपर से लेके नीचे तक सब लोगों को आपने बोल दिया कि सब अपने अपने लेवल पे अपने आप डिसीजन ले सकते हैं, बस मुझे ये काम चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये जो चीजें हैं ये चीजें आपकी इसमें आ जाएंगे, और इससे क्या होगा कि आपका डेवलपमेंट हो जाएगा मैनेजरियल टैलेंट का फ्यूचर के लिए। आप फ्यूचर के लिए आपने जो ये देख सकते हैं कि कौन आपका जो बेस्ट यूटिलाइजेशन आपका कर रहा है, और फ्यूचर में कौन बेस्ट आपका सुपीरियर रहने वाला है। ठीक है, तो यहां पर आप जो है वो ट्रेनिंग कीजिए, उनको एक्सपीरियंस आप दीजिए, और उनको बताइए कि भाई किस तरीके से आपको जो वो काम करना है। क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। भाई पहले तो क्या था, आप अपने बॉस से पूछ रहे थे, फिर वो बताएगा आपको, आपका बॉस बोलेगा हाँ अभी रुक जाओ थोड़ी देर बाद आना। ठीक है, फिर आप उनको काम बताओगे, सिनेरियो समझाओगे, फिर वो आपको बताएगा अच्छा अच्छा चलो मैं देख के बताता हूँ, चलो मैं पूछ के बताता हूँ। वो आपका डिले हो जाता है, डिसीजन लेने में आपका दिक्कत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आप फ्री हैं, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज मतलब आपकी इसमें आ जाती है। उसके बाद रिलीव्स द टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट फ्री हो जाती है अपने काम से। ठीक है, ऑफिसर्स वगैरह जैसे उनका वर्कलोड जो आपका कम हो जाएगा, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं रह जाएगी, भाई आप और कामों में फोकस कर सकते हो, चिकचिकबाजी से तो आपकी टेंशन फ्री हो जाएंगे। ठीक है, ग्रोथ की फैसिलिटी आपको मिल जाती है, मतलब ग्रोथ में आपको हेल्प करेगा, आपको देखेगा कि भाई किस तरीके से आपको जो काम है वो करना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपका कंट्रोल इजीली आपका कंट्रोल रहेगा, भाई सबको काम दे देते तो क्लैशेस भी नहीं रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। आपको इनसे क्या मतलब है, आपको अपने डिसीजन लेने, इनको अपने डिसीजन लेने। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो सिर्फ कोऑर्डिनेट करने का काम करेगी, बाकी डिसीजन तो आप अपने अपने लोगे।
फिर कोई इमरजेंसी होगी, कोई ज़्यादा दिक्कत होगी, तभी आपसे पूछा जाएगा, अदरवाइज आप अपने उस पर रहोगे। आप ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील करोगे, क्यों? क्योंकि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, आप जब चाहे जैसे मर्जी आप डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, आपको चाहे पैसे बचाने चाहे पैसे उड़ाने, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपको किसी को हिसाब देने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो आपकी सिर्फ कंट्रोल आपका इजीली हो जाता है। मैंने पैसे दे दिए, मेरी सरदर्दी खत्म हो गई, अब आपको जो करना है आप करिए, पैदल जाओ, उड़ के जाओ, लेट के जाओ, सो के जाओ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं। अब उसके बाद ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या फर्क होता है। देखो, पहली चीज ये कि ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी अपनाए, ये कोई जरूरी नहीं है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर आप चाहो तो आप आगे डेलीगेट कर सकते हो, उसको डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हो, लेकिन चाहो तो आप सेंट्रलाइजेशन भी रख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि भाई इजीली आप मैनेज कर सकते हो तो आप सेंट्रलाइजेशन रखो। भाई जब आपको लग रहा है कि भाई सरदर्दी आपकी ज्यादा हो गई तो आप डिसेंट्रलाइजेशन कर दो। देखो, ऑर्गेनाइजेशन छोटी होती है। अब एक चीज बताओ कि 10 लोग हैं, तो 10 लोगों को मैं सबको अपना अपना बॉस बना दूं? नहीं, 10 लोग को तो इजीली हैंडल कर सकता हूं। अगर मान लो मेरे पास 10,000 लोग हो गए, तो वहां पे मुझे इजीली सबको कोऑर्डिनेट करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। देखो, जब तक मेरी फैमिली छोटी रहती है तब तक मैं इजीली उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन जब मेरी फैमिली का साइज बहुत बड़ा हो गया, मान लो 50-60 लोग हो गए, अब 50-60 लोगों को सबको अपनी अपनी प्रॉब्लम को देखना, तो वहां पे मेरे लिए जो है मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पर जब ऑर्गेनाइजेशन में ये एक ऑप्शनल पॉलिसी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो सेंट्रलाइजेशन अपना सकती है, चाहे डिसेंट्रलाइजेशन अपना सकती है, लेकिन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तो आपको करना ही पड़ेगा। भाई सारे काम आप खुद नहीं कर सकते, आपको सबॉर्डिनेट अपना रखना ही पड़ेगा और उसको काम बताना ही पड़ेगा। जैसे ही आपने उसको काम बताया, आपको अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली डेलीगेट कर दी। भाई हायरार्की का नेटवर्क तो आप बनाओगे, अकेला पर्सन ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी चलाएगा, बॉस रखना पड़ेगा आपको, सबॉर्डिनेट आप रहोगे, आपको कोई रिपोर्ट करेगा। तो जैसे ही आपने किसी को काम दिया तो आपने ऑटोमेटिकली अपनी जो अथॉरिटी डेलीगेट कर दी, क्योंकि अथॉरिटी किससे आती है? पोजीशन से आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है। तो उसके हिसाब से मतलब जो चीजें हैं आप अपनी फोकस करेंगे। ठीक है, क्या कहता है? इट इज अ कंपल्सरी सेट ऑफ एक्शन। अब मान लो स्टेटमेंट आ गई आपकी, अब मान लो ऐसे उसमें स्टेटमेंट आ गई आपकी, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं बहुत बड़े प्यार से कि आप ये चीज समझिए कि सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन कंपनी की अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कोई जरूरी नहीं है, मान लो 5 लोग हैं, 5 लोगों को तो मैं इजीली हैंडल कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन मुझे डेलीगेशन करना ही पड़ेगा। भैया टास्क तो आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। रिलेशनशिप नेटवर्क आपका बना है तो टास्क तो आपको देना पड़ेगा। अब ये थोड़ी है सारा बॉस आपके सारे काम आपका बॉस ही करेगा, आप क्या करोगे? तारीफ बॉस की, सर वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो ऐसा आप नहीं मतलब कर सकते। यहां पर क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्शन, लेस फ्रीडम ऑफ टू टेक डिसीजन ड्यू टू मोर कंट्रोल बाय द सुपीरियर, क्योंकि आपका जो सुपीरियर है वो आपके ऊपर नजरें गड़ाए रखेगा। हाँ भाई साहब, काम हुआ नहीं हुआ शाम को बता के जाना, शाम को मिलके जाना मेरे से, क्या काम किया आज पूरे दिन में। पूरा दिन नहीं टोकेगा वो, जब आपके निकलने का नंबर होगा ना, जैसे ही आपने झोला पैक कर लिया, फिर वो बोलेगा हाँ भाई साहब निकल लिए, चलो आ जाओ रिपोर्ट दिखा दो, कल का काम सुन जाओ जरा, कल क्या करना है आपको। ठीक है, तो ये चीजें आपके इसमें आ जाती है। यहां पे कोई पूछने वाला ही नहीं है, सबका अपना अपना काम डिवाइड कर दिया, आपको पूरी फ्रीडम है आपको काम को करने की। लेस कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, हैंस ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शन। उनके पास, हर किसी पर्सन के पास मतलब जो है आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्शन है, कोई पूछने वाला आपको नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ एक्शन ज्यादा किसके पास होती है? डिसेंट्रलाइजेशन में। और डेलीगेशन में आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्शन आपके पास कम होती है, आप एक लिमिट में रह के ही आप काम कर सकते हो। ठीक है, स्टेटस, इट इज द प्रोसेस फॉलोड टू शेयर द टास्क। इसमें हम टास्क इसीलिए देते हैं ताकि मैं अपना टास्क जो वो शेयर कर सकूं आपके साथ में और आपको काम दे सकूं। इसके अलावा आपको कोई स्टेटस आपको नहीं मिलता है। लेकिन यहां पर आपका क्या है? इट इज द रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने ये बोला कि भैया हमारे जितने भी इंप्लॉइज हैं वो सब हमारे लिए वैल्यूएबल हैं, सब हमारे लिए जो उतनी ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसलिए क्या करो, सबको बोल दो कि भैया ये टास्क है आपके, अपने अपने लेवल पे आप डिसाइड कर लो। भैया मैं टास्क से मतलब है, आपको जो मर्जी करना है आप करो,
बस हमें टास्क पूरा करके दो। ठीक है। स्कोप, यहां पर इसका स्कोप जो होता है वो नैरो होता है, क्योंकि हर उस पे आपको जो वो क्या कर दिया जाएगा, इंटरप्ट कर दिया जाएगा। आपको बोला जाएगा, आपके बॉस को उसका बॉस टोकेगा, मैं आपको टोकूंगा, और आप जो वो उसको टोकोगे, तो स्कोप क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। आप चाहकर भी मतलब एक कहते हैं ना कि मतलब ये आपके लिए कमरा है, इस कमरे में ही आपको रहना है, लेकिन आप फ्री हो सोचने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को? आप फ्री हो सोचने के लिए, लेकिन ये कमरा मतलब इसी बाउंडेशन में आपको रहना है। ठीक है। और हर किसी पर्सन को उसका बॉस यही कहता है कि भैया बॉस हम नहीं है, बॉस तो आप हो, बॉस तो आप हो, आपके हिसाब से, क्योंकि भैया आप तो अपनी मर्जी से चल सकते हैं, लेकिन हम अपनी मर्जी से थोड़ी चल सकते हैं। यही बात आप अपने सबॉर्डिनेट को बोलोगे, भैया हम बॉस थोड़ी हैं, बॉस तो आप हो, क्योंकि आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, हम थोड़ी अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, हमें तो हमारे बॉस ने काम दिया हुआ है। ठीक है। तो ये चीजें मतलब आपकी इसमें आ जाती है। यहां पर स्कोप इसका नैरो रहेगा, क्योंकि लिमिटेड आपका जो सुपीरियर और जो जो है इमीडिएट सबॉर्डिनेट में जो वो लिमिटेड। अच्छा, सारा काम आप टास्क डिवाइड नहीं कर सकते हो, सारा काम आप नहीं देते हो, कुछ काम तो आप अपने पास भी रखोगे। ठीक है। यहां पर क्या है, इसका स्कोप वाइड होता है, आप एक्सटेंशन के बारे में सोच सकते हैं, और डेलीगेशन टू द लोएस्ट लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, आप हर उसके बारे में मतलब आपने टास्क जो सबको डिवाइड कर दिया, अब आप फ्री हो गए हो, अब आप जो वो बाकी एक्सटेंशन के बारे में सोच सकते हैं। आप फ्री हो तो मतलब आप बाकी चीजों के बारे में सोच सकते हो। ठीक है। यहां पर जो पर्पस है वो आपका नैरो रहेगा, क्योंकि इसमें हमारा सिर्फ दो ही लोगों का रिलेशन रहेगा, तो इसलिए मतलब बाकी चीज़ों से तो हमें मतलब कम ही रहता है, तो इसलिए हमारा जो दो ही पर्सन का जो चीज़ें हैं वो आपके लिमिटेड रहेंगे। तो इसलिए आपका जो पर्पस है वो भी आपका कन्फाइंड रहेगा कि भाई मैंने आपको काम दिया है, बस मेरा काम आपका होना चाहिए, आप मुझे रिपोर्ट कर दो, बस आपका काम खत्म। ठीक है। यहां पर जो है इंक्रीज द रोल ऑफ द सबॉर्डिनेट, क्योंकि हर एक उसमें ऑटोनॉमी आपको मिल जाती है। ठीक है। आपके पास डिसीजन लेने की पावर आ जाती है, और आपको ये भी लगता है कि भाई आपको जो टास्क है वो अपने कंप्लीट करना है, और आपके पास पावर है डिसीजन लेने की, और अपने तरीके से आप डिसीजन को ले सकते हैं। ठीक है। तो ये चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं। तो जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसमें आपका क्या रहेगा कि जैसे ये सब लोग जो हैं, जैसे दो पिक्चर है हमारी यहां पर, ये सब लोग हैं, ये सब किसकी गाइडेंस के पीछे काम कर रहे हैं, इसकी गाइडेंस के पीछे काम कर रहे हैं। तो ये क्या है हमारा सेंट्रलाइजेशन। अब यहां पर क्या है, यहां पर सब लोगों ने अपना अपना उसको बोल दिया, इन्होंने अपनी टीम बना ली, इन्होंने अपनी टीम बना ली, इन्होंने अपनी टीम बना ली, और ये लोग हो गए फ्री। मतलब हम्म, सुनो मेरी बात। भाई सेंट्रलाइजेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया, पावर सेंट्रलाइज हैंड में, एक लिमिटेड हैंड के हाथ में पावर है, और वो अपने हिसाब से डिसाइड कर रहा है कि भाई हमें क्या करना है। भाई मैं ही बताऊंगा आपको क्या करना है, तो पावर किसके हाथ में है, पावर एक पर्सन के हाथ में है, और वही सबको गाइड करेगा कि उसको क्या करना है। यहां पर मैंने पावर जो है, आप इसको ऐसे मत देखो, आप इसको ऐसे देखो कि यहां पर जो पावर है वो इसके हाथ में आ गई है। समझ रहे हो? पावर सेंट्रलाइज हो गई है, एक पावर जो वो एक पर्सन के हाथ में आ गई है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रलाइजेशन। और यहां पर आपने क्या कर दिया, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये क्या हो गई आपकी डिसेंट्रलाइजेशन हो गई। तो इसलिए उसके हिसाब से हमें चीजों को देखना पड़ता है कि भाई कहां पर हमारी सेंट्रलाइजेशन है, कहां पर हमारी डिसेंट्रलाइजेशन है। ठीक है। अब डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन कितनी रहेगी, डिसेंट्रलाइजेशन कितनी रहेगी, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, सेंट्रलाइजेशन ज्यादा होगी, डिसेंट्रलाइजेशन कम होगी। ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो गई, सेंट्रलाइजेशन हम कम करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन हम ज्यादा कर देंगे। ठीक है। तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साइज के हिसाब से चीजों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है। अब देखो, डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन का अगर मैं फर्क देखूं तो मेरा क्या फर्क होता है, यहां पर देखो जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है। ठीक है। और जो सेंट्रलाइज जो होता है, इसका मतलब पावर क्या है,
जो किसके हाथ में रहेगी? सेंट्रलाइजेशन पावर किसके हाथ में रहती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास में रहेगी। ठीक है। अथॉरिटी इज गिवन टू दोज हु आर क्लोजर टू स्टेक होल्डर। यहां पर जो डिसेंट्रलाइजेशन में आप सबको अथॉरिटी दे दोगे जो अपना अपना काम करेंगे, लेकिन यहां पर जो अथॉरिटी है वो किसको देगी? जो हमारी चेन ऑफ कमांड में आएंगे। जो चेन ऑफ कमांड में जो चीजें आएंगे वो आप उनको काम दोगे। ऑर्गेनाइजेशन आर सेल्फ सफिशिएंट, मतलब इसमें अगर आपकी डिसेंट्रलाइजेशन है तो वो अपने अपने हिसाब से आपके काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सेंट्रलाइज है तो इसका मतलब है स्टैंडर्डाइज फॉर्म है। ठीक है, उसका कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास में नहीं है। यहां पे डिसीजन मेकिंग आपकी फास्टर रहेगी क्योंकि अपने अपने लेवल पे आप डिसीजन कर सकते हैं, और यहां पे डिसीजन मेकिंग में आपका कंट्रोल जो है वो आपका ज्यादा रहेगा। सेंट्रलाइजेशन में आपका कंट्रोल ज्यादा रहेगा, इसमें कंट्रोल आपका कम रहता है क्योंकि लोगों को आपने फ्रीडम कर दिया, फ्रीडम दे दिया आपको कि भाई आप अपने मर्जी से डिसीजन ले लो, तो कंट्रोल आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन यहां पे कंट्रोलिंग पावर जो आपके ज्यादा रहेगी, हर एक चीज के लिए आपको जो परमिशन देनी पड़ेगी, जितनी आप परमिशन दोगे उतना ही आपका काम होगा, डिसीजन लेने में आपका डिले हो जाएगा। यहां पे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ये आपका कम एक्सपेंसिव होता है। ऐसा क्यों? यहाँ पे मतलब जो है आप ये भी कह सकते हैं कि मतलब ये आपका लेस एक्सपेंसिव रहेगा क्योंकि आपको ज्यादा स्टाफ नहीं रखना है यहाँ पे, एक ही मतलब जो है चीजें आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो ज्यादा स्टाफ मतलब जो है ज्यादा चीजें रहेंगी तो उतना ही ज्यादा मतलब आप जो वो टास्क को आप डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका ज्यादा एक्सपेंसिव आपका रहेगा। ठीक है, इसमें क्रिएटिविटी आपकी ज्यादा रहेगी, लोगों को फ्रीडम दे दी आपने, और यहाँ पर क्रिएटिविटी आपकी लिमिटेड हो जाएगी। सेंट्रलाइजेशन में आपकी क्रिएटिविटी लिमिटेड हो जाती है और उसके हिसाब से चीजों को आपको करना होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं तो ये चीजें मैंने आपको बता दी थी भाई कौन कौन से फंक्शंस हैं हमारे। ठीक है, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो यहां पे हम बात करेंगे किसकी? स्टाफिंग की। प्लानिंग मैंने कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग मैंने कर ली, अब मुझे क्या करना है? आपको स्टाफिंग करना है। ठीक है, तो स्टाफिंग का मतलब क्या है कि आप जितने भी मतलब राइट पर्सन राइट द जॉब एट द राइट टाइम, आपको क्या करना है? उसको सिलेक्शन करना है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? स्टाफिंग बोलूंगा। ठीक है, तो स्टाफिंग एक मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जहां पे हम ये देखते हैं कि जितनी रिक्वायरमेंट पावर है वो आपकी रिक्वायरमेंट पावर आपकी कितनी और किस तरीके से आप काम को करोगे। ठीक है, तो जितनी पोजीशन आपकी है उसके हिसाब से आप देखोगे कि भाई कौन कौन सी पोजीशन हमारी खाली है और कौन कौन सी पोजीशन पे कौन कौन से पर्सन को फिट करना है। ठीक है, तो यहां पर एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन होता है जहां पे हम ये देखते हैं कि बिजनेस में हमारे कंटिन्यूस चेंजेस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रेफरेंस है वो चेंज होती है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आता है, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन घटता है बढ़ता है, नई नई चीजें काम आपके घटते बढ़ते हैं, तो उसके हिसाब से हमारी रिक्रूटमेंट और ये चीजें भी पोजीशंस भी आपके खाली हो जाती है, नई नई पोजीशंस हमें बनानी पड़ती हैं। नया डिपार्टमेंट बन गया, उसकी नई पोजीशन क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, नया सिस्टम आ गया आपका, तो उसके हिसाब से पोजीशन हमारी क्रिएट हो जाएंगी। तो उन लोगों को फिट करना, उन पोजीशन को फिट करना, ये आपका किसका काम है? स्टाफिंग का काम है। स्टाफिंग का काम है पर्सन को रिक्रूटेड पोजीशन पे फिल करना। ठीक है, तो वो हमारा किसका काम हो जाएगा? स्टाफिंग का काम हो जाएगा। ठीक है, तो स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? पुटिंग द पीपल टू जॉब एंड फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। मतलब आपकी जो जॉब पोजीशन है उनमें सही पर्सन को सही जगह पे फिट करना, ये हमारा किसका काम हो जाएगा? ये हमारा स्टाफिंग का काम हो जाएगा। ठीक है, मतलब जितने भी पोजीशन हमारी वैकेंट है उसके हिसाब से आप उसको फुलफिल कर देना कि भाई जितने भी पोजीशन हमारी खाली है उस पर राइट पर्सन विद द राइट कैपेबिलिटी राइट टाइम पे इन राइट क्वांटिटी। अब मान लो हमें 5 लोग की जरूरत है, हमारे पास 2 ही लोग हैं, तो यहाँ पे हमारी स्टाफिंग की कमी है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए हमें 2 लोगों की जरूरत है, हमने 5 लोगों को रिक्रूट कर लिया, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। ठीक है, इट स्टार्ट द वर्किंग, मतलब प्लानिंग से हमारा काम स्टार्ट होगा, प्लानिंग से हम अपना काम जो स्टार्ट करेंगे स्टाफिंग में, और इसमें आपका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, कंपनसेशन मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, डिमोशन, और ये सारी चीजें आपकी इसमें इंक्लूड हो जाती है। ये सब चीजें आपके स्टाफिंग में ही आएंगी आपकी। ठीक है, तो इसके साथ साथ मतलब जो है इसमें क्या क्या हमारा इंपॉर्टेंस क्या क्या रहेगा स्टाफिंग की? इसमें रहेगा फाइंडिंग द कॉम्पिटेंट पर्सन, मतलब आपके जो कॉम्पिटेंट पर्सन है वो फाइंड आउट करना, मतलब देखना कि कौन सा पर्सन कैपेबल है और कौन सा पर्सन सूटेबल रहेगा हमारी इस पोजीशन के लिए। तो उसमें हम उसकी क्वालिफिकेशन, उसके एक्सपीरियंस, उसके स्किल्स के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारी जो एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव किया जाए। एफिशिएंसी को इंप्रूव करने का क्या मतलब है? हमारा जो वेस्टेज है वो कम से कम हो और आपका जो मैन पावर है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें। कम पैसों में हमें ज़्यादा काम करने को चाहिए। भाई अगर हम आपको 20,000 या 30,000 दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जब तक मैं आपसे 40,000 या 50,000 का काम नहीं लूंगा तब तक मेरा स्टाफिंग बेकार है। ठीक है, तो आपकी जो कैपेसिटी है उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सके।
ठीक है। इसके साथ साथ आपके जो ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करना है, ग्रोथ करना है, तो इसके लिए ये चीज़ें हमारी बहुत ज़रूरी है। तो रिक्वायर्ड पोजीशन को हमें प्रॉपरली फिल करना पड़ेगा। ठीक है। इसके साथ साथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तो आप करोगे करोगे, लेकिन इसके साथ साथ आप जॉब सेटिस्फेक्शन भी दोगे। जॉब सेटिस्फेक्शन दोगे इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आप ये चीज़ देखोगे, फेयर कंपनसेशन आप दोगे, उसकी जो सैलरी वेजेस जो आपका बनता है उसको टाइमली आप वेजेस पे करोगे इन एडिक्वेट अमाउंट। टाइमली दे दिया इसका मतलब ये नहीं कि 15,000 सैलरी बनती है, 10,000 दे दिए, फिर उसके बाद आपने बोल दिया कि भाई आप नेक्स्ट मंथ में ले लेना। ये चीज़ गलत है। तो इससे मतलब जो है वो स्टाफिंग का मतलब ये नहीं होता। आप उसको जो भी उसके वेजेस बनते हैं उसको आप टाइमली उसको पे करिए। ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब आपके इसमें रहेंगी। इसके साथ साथ आपका जो स्टाफिंग एंड जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, उसमें ये चीजें मतलब आपकी आ जाती हैं। एक्टिविटी फॉर्मिंग द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें आपका जो है सर्चिंग ऑफ क्वालिफाइड पीपल, ये आपका रिक्रूटमेंट आ जाएगा। उसके बाद एनालाइज करना और उसको देखना, जॉब से रिलेटेड जो भी चीजें हैं इसमें आपका जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, ये चीजें आ जाएंगी। उसके बाद अपना कंपनसेशन और इंसेंटिव्स प्लान को बताना। ठीक है। अपना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को डिसाइड करना, और उसके बाद आपका जो मेंटेन मतलब जो लेबर है उनके बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करना। ये एचआरएम के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे आपके स्टाफिंग में आ जाएंगे। ठीक है। उसमें आपका जो है रिलेशनशिप मेंटेन करना, सोशल सिक्योरिटी और सोशल वेलफेयर के लिए काम करना, और आपका जो ये देखना कि जो लीगल कंप्लायंसेज हैं उनको कैसे अवॉइड किया जा सके, मतलब लॉ में जितनी भी चीज़ें बोली हैं उनको अभी हमें फुलफिल करना है। अब वो कैसे फुलफिल करेंगे वो हमारे इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं। उसके बाद आता है हमारा इसका प्रोसेस। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें से सीक्वेंस करने के लिए आ जाता है। पहले आप समझ लो, उसके बाद आप नोट डाउन करना। देखो क्या कहता है, सबसे पहले आप मैन पावर के रिक्वायरमेंट यानी मैन पावर जो प्लानिंग है वो आप करोगे। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग सबसे पहला काम होता है हमारा। ठीक है। उसके करने के बाद आप क्या करोगे, रिक्रूटमेंट करोगे। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा मतलब लोगों को आप क्या करोगे, अप्लाई करने के लिए बोलोगे। एक पूल ऑफ कैंडिडेट आपके लिए मतलब जो है आप हायर करोगे। इसके बाद आपका क्या होता है, सिलेक्शन। ठीक है। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, जितने भी आपके अप्लाइड कैंडिडेट है उसमें से आप क्या करोगे, बेस्ट टू बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करोगे और रेस्ट वन को आप क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है। उसके बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन आपका हो गया, आपने उनको काम बता दिया और आपने उनको फैमिलियर करवा दिया, लोगों को बता दिया कि भाई ये आपके बॉस हैं और ये इस तरीके से आपको काम करना है। उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करोगे, आप उनकी ट्रेनिंग दोगे। कोई काम नहीं आता आप उनको काम को सिखाओगे, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करोगे। डेवलपमेंट काम के बाद आप जो परफॉर्मेंस अप्रेजल करोगे, परफॉर्मेंस को देखोगे आपके भाई एक साल का हमने टाइम दिया आपको, एक साल का टाइम देने के बाद आप क्या करोगे, इस तरीके से आप अपना काम को करोगे। ठीक है। फिर उसके बाद प्रमोशन और करियर प्लानिंग आप करोगे। ठीक है। मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल में आप क्या करोगे, उसमें प्रमोशन, डिमोशन और ये सारा आपका रहेगा। आप आगे उनको प्रमोट करोगे, ट्रांसफर करोगे। फिर उसके बाद आप कंपनसेशन को मैनेज करोगे। ठीक है। कि आप उनका जो सैलरी, क्योंकि प्रमोशन वगैरह होगी तो सैलरी वगैरह भी मैनेज करोगे। ठीक है। इनके रिलेशनशिप जो है वो भी आप मेंटेन करोगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी किस में आ जाती हैं, वो सारी आपके स्टाफिंग में आ जाएंगे। ठीक है। वैसे ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी ये सारी चीज़ें आपके इंक्लूड होती हैं। ये आपका सेम ही मतलब जो चीज़ें हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी आपका सेम ही प्रोसेस आपका फॉलो होता है। ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, जैसे अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। और स्टाफिंग का कॉन्सेप्ट, स्टाफिंग का जो प्रोसेस है वो आपका क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है तो आप लोग जरा इसमें कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, और इन केस और भी कोई क्वेरी, कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। सो जल्द ही मिलेंगे हम आपको नए कॉन्सेप्ट के साथ। अब हमारा 2 कॉन्सेप्ट बचे हैं, कौन कौन सा, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे बचे हैं। उसके बाद हमारे जो ये बिजनेस मैनेजमेंट का जो यूनिट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। एक आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल बचा है, और इसमें मेरे ख्याल से 1-2 छोटे छोटे टॉपिक आपके और बचे होंगे, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। तो बाकी मैं देख लूंगा एक बार कौन कौन से टॉपिक आपके बचे हैं, तो ये चीज़ आपके यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।